हेलो फ्रेंड्स, कल या पिछली वीडियो के अंतर्गत जो हमने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया था, अब उस वर्गीकरण के अंतर्गत एरोमेटिक यौगिक की बात हमने कही थी कि इसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। आज हम एरोमेटिक यौगिकों के बारे में बात करेंगे और इसको आइडेंटिफाई अर्थात पहचानने का तरीका देखेंगे। एरोमेटिक यौगिक एरोमा शब्द से डेवलप हुआ है, जिसका मतलब सुगंधित था, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें किसी भी प्रकार की सुगंध आती है वो सब एरोमेटिक होते थे, या एरोमेटिक यौगिक होगा तो उनमें किसी न किसी प्रकार की सुगंध होगी। ये डेफिनीशन एक नॉर्मल या सामान्य सी परिभाषा थी जो सभी कंपाउंड पर सही नहीं बैठती। इसीलिए एरोमेटिक यौगिकों को डिफाइन करने के लिए फिर आगे और प्रयास हुए, जिनमें कुछ प्रयासों में एक प्रयास ये था कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो वो इन 4 करैक्टर को ज़रूर फॉलो करेगा। अगर ये 4 करैक्टर फॉलो करता है तो उसके एरोमेटिक होने की संभावना 99% है। कुछ केसेस में ये भी, या कुछ केसेस में कुछ कंपाउंड इनसे भी एक्सेप्शन शो कर देती हैं। जैसे अगर हम बात करें एरोमेटिक यौगिक की सबसे पहले करैक्टर की, तो कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है तो उसका साइक्लिक होना बेहद ज़रूरी है। साइक्लिक मीन्स चक्रीय, अर्थात उसमें रिंग जरूर होगी। रिंग होगी तभी वो एरोमेटिक होगा, रिंग नहीं होगी तो एरोमेटिक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर रिंग के अंतर्गत उपस्थित जो भी परमाणु होगा, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, उस एटम पर सदैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं चलेगा। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो किसी भी एटम पर हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पहचाननी है तो हम उस एटम पर सिग्मा बॉन्ड की गिनती देखें और लोन पेयर की गिनती देखें। मान लो सिग्मा बॉन्ड इस पर 2 हैं और एक लोन पेयर है, तो 2 और 1 3, तो 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 होगा। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर होता तो 3 और 1 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता। इस तरीके से हम किसी भी एटम पर अभी जनरली हाइब्रिडाइजेशन को नोटिस कर सकते हैं। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, अर्थात त्रिकोणीय समतलीय। और त्रिकोणीय समतलीय होगी तो सभी कार्बन एटम पर जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बेटा पूरी रिंग भी प्लेनर ही होगी, अर्थात एरोमेटिक रिंग अगर कोई होती है तो वो एक ही प्लेन में होगी। एक ही प्लेन का मतलब है कि रिंग के अंतर्गत जितने भी एटम उपस्थित होंगे, जो भी एटम रिंग के अंतर्गत पार्टिसिपेट करते होंगे, वो सारे के सारे एक ही प्लेन के अंतर्गत होंगे, अर्थात रिंग प्लेनर होगी, समतलीय होगी। चौथा रूल हकल रूल को फॉलो करता हो। हकल रूल को फॉलो करने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू हकल रूल कि अगर किसी भी रिंग के अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n + 2 पाई के इक्वल होती है तो वो हकल रूल को फॉलो करता है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत क्या होता है? रिंग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं और फिर n की वैल्यू निकाली जाती है। अगर n की वैल्यू कोई कंप्लीट होल नंबर आता है तो हकल रूल फॉलो होता है, और अगर होल नंबर नहीं आता तो हकल रूल फॉलो नहीं होता। इन चारों रूल को देखते हुए कुछ हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे ये बेंजीन है, प्रीडीन है, ये पाइरोल है और ये साइक्लोप्रोपीन आयन है, साइक्लोप्रोपीनियम आयन। इन चारों के अंतर्गत देखते हैं कि ये एरोमेटिक हैं या नहीं है। जैसे बेंजीन में देखें तो पहला करैक्टर पास आउट है, अर्थात ये साइक्लिक है। दूसरे करैक्टर में देखें तो हर कार्बन एटम पर 1 2 3 सिग्मा है। हर कार्बन पर एक H भी जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 2 3 सिग्मा है। एक पाई बॉन्ड है और लोन पेयर 0 है। तो पाई बॉन्ड का इसमें कोई मतलब नहीं होता, 0 लोन पेयर का भी कोई मतलब नहीं रहा। 3 सिग्मा, तो ऐसी कंडीशन में 3 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन, और ये होगा sp2। इसका मतलब जैसा इस कार्बन का स्ट्रक्चर है सेम सभी कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसलिए हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दैट इज ऑल्सो राइट।
और थर्ड की बात करें तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो थर्ड रिंग प्लेनर होनी ही होनी है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो रिंग का प्लेनर होना पक्का है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती थी। ठीक, अब फोर्थ रूल हकल रूल की बात करते हैं। हकल रूल के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बेंजीन रिंग के अंतर्गत 3 पाई बॉन्ड हैं। एक पाई बॉन्ड को बनाने के अंतर्गत 2 पाई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 3 पाई बॉन्ड को बनाने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेंजीन रिंग में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई हैं। पाई से पाई कट गया, 4n=4 हो गया, n=1 हो गया, और n= होल नंबर है, दैट इज होल नंबर, और होल नंबर होगा तो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम प्रीडीन के केस में देखें तो प्रीडीन का पहला करैक्टर फाइनल साइक्लिक है। दूसरा करैक्टर अगर हम देखें तो सभी कार्बन एटम पर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या n पर भी हाइब्रिडाइजेशन है? तो n एटम पर देखें तो 2 सिग्मा, 1 पाई और 1 लोन पेयर है। पाई का कोई पार्टिसिपेटर नहीं, 2 और 1 3, टोटल 3 हुआ, और 3 कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। इसका मतलब नाइट्रोजन परमाणु पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण थर्ड करैक्टर ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि भाई रिंग प्लेनर है। फोर्थ करैक्टर की बात करें तो फोर्थ करैक्टर के अंतर्गत यहाँ 3 पाई बॉन्ड हैं, और 3 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जैसा अभी हमने यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन को रख कर निकाला था, n का मान 1 आया, तो यहाँ भी n का मान 1 आएगा, अर्थात ये हकल रूल को भी फॉलो करता है। ऐसी कंडीशन में प्रीडीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम पाइरोल की बात करें, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस जो पाइरोल का है। पाइरोल की बात करें साइक्लिक है। सेकंड की बात करें, हर कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नाइट्रोजन एटम पर देखें तो 1 2 3 3 सिग्मा है और पाई बॉन्ड नहीं है, और लोन पेयर 1 है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर किसी भी रिंग के अंतर्गत एटम पर लोन पेयर उपस्थित है तो वो लोन पेयर नहीं होता, फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत नोटिस करता है। और अगर रिंग में उपस्थित एटम पर वो लोन पेयर बाहर की ओर होता है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में नोटिस होता है। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रिंग के अंतर्गत शो होता है। इसका मतलब हम इसे पाई इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत गिनेंगे, लोन पेयर के अंतर्गत नहीं। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन परमाणु पर 3 सिग्मा के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद थर्ड करैक्टर ऑटोमेटिकली फॉलो हो गया कि इसके अंतर्गत प्लेनर रिंग है। और फोर्थ की बात करें तो 4n+2 पाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हुए। ये 2 मिलाकर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। ये ध्यान रखना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अब पाई इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत नोटिस होंगे, जिससे पाइरोल के अंतर्गत टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी, और 6 पाई को जब हम इसके इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी, और n की वैल्यू 1 आते ही होल नंबर आ गया, और होल नंबर आते ही इसने हकल रूल को फॉलो कर दिया, और हकल रूल फॉलो हो गया तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट में पहला ऑर्डर क्लियर है, साइक्लिक है। सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर के अंतर्गत सभी कार्बन एटम पर, इस पर तो sp2 है ही। अगर हम कार्बन पॉजिटिव वाले को देखें, कार्बन पॉजिटिव, एक बॉन्ड इधर कार्बन से, एक बॉन्ड इधर कार्बन से, एक s है, तो इसके पास 3 सिग्मा और 1 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता।
अगर नेगेटिव चार्ज होता तो लोन पेयर प्रेजेंट होता, और लोन पेयर प्रेजेंट होता तो हाइब्रिडाइजेशन में नोटिस होता। इसका मतलब अगर कहीं भी किसी भी कार्बन एटम पर या किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में नोटिस मत करो, उसको नेगलेक्ट समझते हुए आगे हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर करो। तो 3 सिग्मा होने के कारण यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। इसका मतलब इस कार्बन पर भी sp2, इस कार्बन पर भी sp2 और इस कार्बन पर भी sp2, तीनों कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये दूसरे करेक्टर से भी क्लियर और तीसरे करेक्टर से भी क्लियर, तीनों करेक्टर से क्लियर हो गई। थर्ड रिंग पोलराइज होगी। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो फोर्थ कंडीशन के अंतर्गत इसमें 4n + 2 पाई बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। एक ही डबल बॉन्ड होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही रहेगी। पाई से पाई कट जाएगा, 4n = 0 और n = 0 हो जाएगा। 0 एक खुद होल नंबर है। ऐसी कंडीशन में ये कंपाउंड हकल रूल को भी फॉलो करेगा, और हकल रूल को फॉलो करने के कारण ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। अगर एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं, ये सारी बात समझ में आ जाती हैं, तो हम अधिकतर एरो कंपाउंड को क्लियर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।